Good morning, students. Today we will continue chapter 1 of history for class 9th and chapter name is French Revolution. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने जो अलग अलग फ़िलोसफर वहाँ के हुए, यानी कि फ्रेंच फ़िलोसफर जो थे, उनके आइडियाज़ को पढ़ा था कि वो किस तरह की रूलर्स बनाना चाहते थे फ्रांस के अंदर, जिन्होंने कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लाने में और फ्रेंच पीपल्स के माइंड को शेप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज हम पढ़ने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। क्रांति के कारण क्या रहे? पिछले वीडियो में हमने जो एंड किया था, वो लास्ट लाइन जो हमने एंड में ली थी, दैट इज़ लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। तो यहाँ पर हमने देखा कि लुइस 16 क्या करने की प्लानिंग करने लगा था कि वो कुछ और टैक्सेस को फ्रांस में इम्प्लीमेंट करेगा, और इम्प्लीमेंट किस पे करना था? उसे थर्ड स्टेट पे ही से इम्प्लीमेंट करना था। तो इसके रिगार्डिंग लुइस 16 क्या करता है? लुइस 16 प्लान टू इम्पोज, लुइस 16 प्लान करता है क्या? इम्पोज करने की, टैक्सेस को इम्पोज करने की, लेकिन इम्पोज डायरेक्टली नहीं कर सकता। यानी कि एक फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, या फिर फ्रांस के अंदर एक प्रक्रिया कह लीजिए, प्रोसेस कह लीजिए, कि ये प्रोसेस ये होती थी कि लुइस 16 सीधा अपने आप से कोई भी डिसीज़न जो है वो नहीं ले सकता था। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता था? मीटिंग करवानी पड़ती थी, और मीटिंग में उसे स्टेट जनरल को बुलाना पड़ता था। तो ये स्टेट जनरल कौन होते थे? हु वॉज द स्टेट जनरल? ये स्टेट जनरल कौन था? तो हर एक स्टेट से हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा है कि फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते थे, तो क्लर्जी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होते थे? स्टेट जनरल। सेकंड स्टेट में आते थे नोबेल्टी, और ये नोबेल्टी जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी, तो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे स्टेट जनरल। और थर्ड स्टेट से भी सेम ऐसे ही, जो फार्मर लेबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव को भी उनका स्टेट जनरल कहा गया था। तो लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 1614 में, यानी कि 1614 में। और उसके बाद लुइस 16 ने 5 मई 1789 को अपनी मीटिंग को बुलाया। मीटिंग किसके साथ हुई थी? मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल को के साथ मीटिंग करनी थी उसने, तो उन्होंने मीटिंग के लिए बुला लिया। और इसमें क्या प्रपोजल लाना था उन्हें? प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, नए टैक्स का प्रपोजल उन्हें लेकर के आना था। इन द मीटिंग, इस मीटिंग में क्या हुआ? देयर वर 300 रिप्रेजेंटेटिव। इस मीटिंग में 300 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो फर्स्ट स्टेट के थे एंड सेकंड स्टेट, और सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। 600 रिप्रेजेंटेटिव फॉर थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे? 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। वो अपने साथ क्या लेके आए थे? 40,000 लेटर्स ऑफ पुअर पीजेंट। पुअर पीजेंट्स ने, लेबर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कि अपनी प्रॉब्लम्स राजा तक वो पहुंचाना चाहते थे, इसके लिए उन लोगों ने 40,000 लेटर जो हैं वो भी अपने साथ उन्हें दिए थे कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं, तो आप लुइस 16 तक इन्हें ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो वोटिंग होनी थी टैक्सेस के रिगार्डिंग, वो लुइस 16 ने कैसे करवा दी? बट वोटिंग हैड टू बी कंडक्ट ऑन द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे बेस थी वो? कि हर एक स्टेट के पास एक वोट होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेट से एक वोट जाएगा, सेकंड स्टेट से एक वोट जाएगा, और थर्ड स्टेट से एक वोट जाएगा। तो यहाँ पर जो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्हें रूसो का जो बुक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें आइडिया दिया हुआ था कि सब लोगों के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो उन लोगों ने लुइस 16 के सामने प्रस्ताव रखा कि टैक्सेस का इम्प्लीमेंट तो हम लोग बाद में देखेंगे, वो सब चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा जो राइट टू वोट है
वो चाहिए, यानी कि हम लोगों को वोट देने का अधिकार चाहिए। अब लुई 16 ने इस तरह की बात मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये 600 रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये ज़्यादा हैं संख्या में, और अगर इन लोगों ने नो में आंसर दिया तो मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाऊँगा टैक्सेस को। तो इसलिए उसने क्या किया कि हर एक स्टेट से, जैसे फर्स्ट स्टेट जो है वो भी अपना वोट देंगे, सेकंड स्टेट भी अपना वोट देगा और थर्ड स्टेट भी अपना वोट देगा। सभी को पता है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है उनका वोट सेम रहेगा, जबकि थर्ड स्टेट का वोट जो है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सारे टैक्सेस जो इम्प्लीमेंट होने थे वो थर्ड स्टेट पे होने थे और वो बिल्कुल मुकर जाते इस बात के लिए। तो लुई 16 को ये पता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के तो मेजोरिटी में मेरे पास ही आने हैं सभी के सभी वोट, लेकिन थर्ड स्टेट के वोट उसे नहीं मिलेंगे। इसलिए उसने क्या चाल खेली, उसने ये कहा कि भाई जो वोटिंग कंडक्ट करेंगे हम लोग, वो हर एक स्टेट को एक ही वोट देने का राइट मिलेगा। तो लोगों को ये बात सही नहीं लगी। उन लोगों ने डिमांड की कि उन लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स चाहिए। राजा ने इस प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने भी, जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया मीटिंग का, और वो चले गए एक इंडोर टेनिस कोर्ट में। इंडोर टेनिस कोर्ट में किस लिए गए थे? अब यहाँ पर उन लोगों ने पहुँचते ही सबसे पहले क्या किया, अपनी जो वो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने अपनी टीम को, या फिर जो उनका पूरा ग्रुप था, उसे फॉर्मेटेड कर दिया, उसकी फॉर्मेशन कर दी नेशनल असेंबली के नाम से, और ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान को ड्राफ्ट करने की शुरुआत की, वहीं से स्टार्ट कर दिया उन्होंने उसे करना। एंड लिमिटेड द पावर ऑफ किंग, और इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या सबसे पहले फीचर्स को रखा गया कि हम लोग राजा की पावर को क्या कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। अब यहाँ पर दो लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थर्ड स्टेट को, मतलब कि थर्ड स्टेट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थे, जबकि वो बिलोंग कहाँ से करते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से करते थे। तो इन्हें भी देख लेते हैं। मिराबिक्यू एक व्यक्ति था जो कि नोबेल्टी से बिलोंग करता था, लेकिन नोबेल्टी से बिलोंग करने के बाद भी ही वॉज अ मेंबर ऑफ सेकंड स्टेट का वो मेंबर था, नोबेल्टी से बिलोंग करता था, लेकिन उसके बावजूद भी ही वॉज वेरी काइंड टू थर्ड स्टेट, वो तीसरी स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा दयालु था। यानी कि उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि थर्ड स्टेट जो है उनको हर एक चीज़ में नीचा दिखाया जाए, उनसे ही सारे के सारे टैक्सेस को वसूला जाए, ये नीति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो वो मिराबिक्यू क्या करता है, हालांकि वो सेकंड स्टेट में है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से क्विट करके थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ आ जाता है, और ही हेल्प देम टू ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर थर्ड स्टेट, और वो कोशिश क्या करता है, वो हेल्प करता है कि वो थर्ड स्टेट के लिए नए संविधान को ड्राफ्ट करने की हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है। जो दूसरे पर्सन थे वो थे अबेसियस थे एक क्लर्जी मैन, यानी कि पादरी थे ये चर्च के अंदर, और किससे बिलोंग करते थे, फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। एज वेल एज पॉलिटिकल राइटर, ये एक बहुत अच्छे राजनीतिक लेखक भी थे। ही वॉज वन ऑफ द चीफ पॉलिटिकल theorist of French Revolution and also played a prominent role in the French consulate while the National Assembly was busy of Versailles drafting a constitution. French was in turmoil. इस वाली बात को हम बाद में समझेंगे, पहले अबेसियस को ही देख लेते हैं। अबेसियस जो थे एक पादरी थे जो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, पता ही है। उसके साथ साथ वो एक राजनीतिक लेखक भी थे। उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, मुख्य राजनीतिक थ्योरिस्ट का काम उन्होंने किया था यहाँ पर, यानी कि थ्योरी देने वाले वो व्यक्ति बने थे। और उसके साथ साथ फ्रेंच संविधान, यानी कि उनको फ्रांस के लोगों को कंसल्टेट करने के लिए भी एक मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। यानी कि जहाँ पर भी नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती थी वो नेतृत्व जो है अबेसियस ने किया था। अब जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सेल्स के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी वो,
यानी कि संविधान को बनाने का काम कर रही थी, उस समय फ्रांस के अंदर बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी। यहाँ फ्रांस जो है वो एक टर्मोइल में था, यानी कि फ्रांस में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी। वो क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका जितना भी चैप्टर अभी हुआ है उसके नोट्स आपको बिल्कुल सही या गुड मैनर के अंदर प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू वेरी मच।